नमस्कार। 2025 में भारत के राष्ट्रीय आपातकाल को 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र के लिए एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट था। बिल्कुल। और एक ऐसा दौर था जिसने हमेशा के लिए सत्ता, अधिकार और नागरिकों के बीच के रिश्ते को ही बदल दिया। बिल्कुल। आज हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस आपातकाल की परछाई आज भी हमारे संवैधानिक ढांचे पर कैसे पड़ती है। हम देखेंगे कि उस अनुभव ने हमें क्या सिखाया और वो सबक आज राष्ट्रपति की शक्तियों से लेकर राज्यपाल के फैसलों, विधायकों के दल बदल और यहां तक कि मंत्रियों की जवाबदेही तक में कैसे जिंदा हैं। सही कहा। हमारा मकसद है सत्ता और नियंत्रण के इस महीन संतुलन को गहराई से समझना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1975 में जब आपातकाल लगा तो संविधान में ऐसा क्या था जिसने इसकी इजाजत दी, और आज की स्थिति उससे कितनी अलग है। देखिए, 1975 में स्थिति बहुत अलग थी और कह सकते हैं कि थोड़ी ज्यादा लचीली थी। आपातकाल आंतरिक गड़बड़ी यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगाया गया था। आंतरिक गड़बड़ी? हाँ, और इसके लिए प्रधानमंत्री की सिर्फ मौखिक सलाह ही काफी थी। मतलब कैबिनेट से लिखित में कुछ भी लेने की जरूरत नहीं थी। एक मिनट, आंतरिक गड़बड़ी, ये तो बहुत धुंधला सा शब्द लगता है। बिल्कुल। इसका तो कोई भी मतलब निकाला जा सकता है। बिल्कुल, और यही उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी। मतलब सड़क पर हो रहे बड़े विरोध प्रदर्शन को भी तो आंतरिक गड़बड़ी कहा जा सकता है। बिल्कुल, इस शब्द की कोई साफ परिभाषा थी ही नहीं, तो सरकार अपनी मर्जी से उसकी व्याख्या कर सकती थी। और ऊपर से 38 संशोधन ने आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से भी बाहर कर दिया था। अच्छा। यानी अदालतें ये सवाल भी नहीं कर सकती थीं कि आपातकाल क्यों और कैसे लगाया गया। ये सत्ता को एक तरह का ब्लैंक चेक देने जैसा था। और फिर आया 42वां संशोधन, जिसे लोग मिनी संविधान भी कहते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि उसने तो सत्ता के केंद्रीकरण को और भी बढ़ा दिया था। हाँ। जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया गया और न्यायपालिका की समीक्षा करने की शक्ति को बहुत सीमित कर दिया गया। ये तो सत्ता के केंद्रीकरण का एक क्लासिक उदाहरण था। सही कहा आपने, लेकिन यहीं पे कहानी पलटती है। आपातकाल के बाद 1978 में 44वां संशोधन लाया गया, जो एक तरह से पूरे सिस्टम का रीसेट बटन था। रीसेट बटन? हाँ, उसका एक ही मकसद था, नेवर अगेन, यानी भविष्य में कोई भी सरकार सत्ता का इस तरह से दुरुपयोग न कर सके। और इसके लिए कई ठोस सुरक्षा उपाय किए गए। क्या थे वो सुरक्षा उपाय, और उन्होंने असल में जमीन पर क्या बदला? सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो उसी धुंधले शब्द को लेकर था। आंतरिक गड़बड़ी को हटाकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। अच्छा, तो इसे ऐसे समझें कि अब सिर्फ धुएं को देखकर पूरे घर में पानी नहीं डाला जा सकता, आग का लगना जरूरी है। सशस्त्र विद्रोह का मतलब है कि लोग सरकार के खिलाफ हथियार उठा चुके हों। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही सख्त पैमाना है। दूसरा बड़ा बदलाव ये था कि राष्ट्रपति के लिए कैबिनेट की लिखित सलाह को अनिवार्य बना दिया गया। अब कोई एक व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अकेले फैसला नहीं ले सकता। अकेले इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता। पूरी कैबिनेट को लिखित में जिम्मेदारी लेनी होगी। और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या? आपातकाल में तो वही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। हाँ, और ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था। 44वें संशोधन ने ये साफ कर दिया कि आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अच्छा। अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान की आत्मा है। ये तय किया गया कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, सरकार किसी नागरिक से जीने का अधिकार नहीं छीन सकती। और न्यायिक समीक्षा? और आखिर में न्यायिक समीक्षा को फिर से बहाल किया गया। अब अदालतें आपातकाल की घोषणा पर सवाल कर सकती हैं। तो अगर हम इन सब को जोड़कर देखें तो आपातकाल का सबक ये था कि लोकतंत्र में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। सही है। इसके बाद जो बदलाव हुए वो सिर्फ कानूनी पैचवर्क नहीं थे, बल्कि हमारे संविधान के डीएनए में एक नया सिद्धांत जोड़ा गया। सत्ता पर भरोसा करो, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए हमेशा तैयार रहो। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता को काबू में रखने के लिए ये दीवारें खड़ी की गईं, लेकिन सत्ता का यही खेल एक दूसरे मैदान पर भी खेला जाता है, केंद्र और राज्यों के बीच। हाँ। और इस खींचतान के केंद्र में अक्सर एक ही पद होता है, राज्यपाल का, खासकर तब जब वो राज्य विधानसभा से पास हुए बिलों को अपनी सहमति देने से रोक लेते हैं। हाँ, ये अनुच्छेद 200 से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील और मौजूदा मुद्दा है। जब राज्य विधानसभा कोई बिल पास करती है तो राज्यपाल के पास मोटे तौर पर 4 रास्ते होते हैं। 4 रास्ते? हाँ, बिल पर दस्तखत कर दें जिससे वो कानून बन जाए, अपनी सहमति रोक लें जिससे बिल वहीं खत्म हो जाए,
बिल को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा दें या फिर उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दें। यहीं पे मामला फंसता है ना। हमारे स्रोतों में सुप्रीम कोर्ट के हालिया तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले का जिक्र है। जी। कोर्ट ने उस स्थिति के बारे में क्या कहा जब कोई राज्यपाल किसी बिल पर बस बैठ जाए, ना हाँ कहे ना, जिसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल का अनिश्चित काल तक बिल पर कोई फैसला न लेना असंवैधानिक है। असंवैधानिक। हाँ, संविधान में लिखा है यथाशीघ्र, यानी एज सून एज पॉसिबल। कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब है कि फैसला तुरंत लेना होगा। इसे ऐसे समझिए कि राज्यपाल एक गेटकीपर है, लेकिन वो गेट को हमेशा के लिए बंद करके नहीं रख सकते। उन्हें या तो गेट खोलना होगा या बताना होगा कि वो क्यों नहीं खोल रहे हैं। और मान लीजिए कि विधानसभा ने कोई बिल लौटाए जाने के बाद उसे फिर से पास कर दिया बिना किसी बड़े बदलाव के, तब राज्यपाल के पास क्या विकल्प है? क्या वो उसे फिर से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि अगर विधानसभा दोबारा बिल पास कर देती है तो राज्यपाल को उस पर सहमति देनी ही होगी। वो उसे फिर से राष्ट्रपति के पास भेजकर मामले को और नहीं लटका सकते। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने कहा कि सहमति रोकने या बिल को आरक्षित करने के राज्यपाल के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। मतलब अदालतें ये पूछ सकती हैं कि आपने बिल क्यों रोका। ये तो बहुत बड़ा कदम है। बहुत बड़ा कदम। इसका मतलब है कि कोर्ट ये सुनिश्चित कर रहा है कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक जिम्मेदारी है, न कि केंद्र सरकार का एक राजनीतिक हथियार। बिल्कुल। ये फैसला केंद्र राज्य संबंधों में एक निर्वाचित सरकार की शक्तियों को मजबूत करता है और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर एक जरूरी सीमा लगाता है। हमने देखा कि कैसे न्यायपालिका ने गवर्नर की शक्तियों पर लगाम लगाई। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। विधानसभा के भीतर ही यहाँ भी एक दिलचस्प कंट्रोल मैकेनिज्म है, दल बदल विरोधी कानून, यानी 10वीं अनुसूची। हाँ, इसका भी हालिया जिक्र तेलंगाना के एक मामले में हुआ था। जी, 10वीं अनुसूची को 1985 में लाया गया था, उस दौर की आया राम गया राम की राजनीति को खत्म करने के लिए। हाँ, वो तो बहुत कुख्यात था। जहां विधायक चुनाव किसी और पार्टी के टिकट पर जीतते थे और फिर पैसे या पद के लालच में दूसरी पार्टी में चले जाते थे। ये जनादेश का सीधा सीधा अपमान था। कानून तो ठीक है, लेकिन इसके काम करने के तरीके में एक बड़ी समस्या दिखती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि दल बदल पर फैसला लेने का अधिकार सदन के स्पीकर का होता है। सही है। और कानून में इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी कमी लगती है, क्योंकि स्पीकर तो अक्सर सत्ताधारी पार्टी का ही होता है। हाँ, वो तो अपनी पार्टी के फायदे के लिए फैसले को लटका सकता है। यही इस कानून की सबसे बड़ी चुनौती रही है और इसी कमी को भरने के लिए न्यायपालिका को बार बार दखल देना पड़ा है। अच्छा। इसकी शुरुआत 1992 के किहोतो होलोहैन मामले से हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर का फैसला अंतिम नहीं है और इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अदालतें ये देख सकती हैं कि फैसला निष्पक्ष तरीके से लिया गया है या नहीं। अच्छा, तो यहाँ एक टकराव है। एक तरफ विधायिका का अंदरूनी मामला और दूसरी तरफ न्यायपालिका की दखलंदाजी। ये तो एक बहुत पतली लाइन है। बिल्कुल। कोर्ट ने इस देरी वाली समस्या पर क्या कहा? 2020 के कीशम मेघचंद्र सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम और आगे बढ़कर एक साफ निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता याचिकाओं पर याचिका दायर होने की तारीख से 3 महीने की एक उचित अवधि के भीतर फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन ये तो एक न्यायिक निर्देश है, कोई संवैधानिक बाध्यता तो नहीं है ना? सही कहा। ये सीधे तौर पर संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन ये स्पीकर पर समय पर कार्रवाई करने का एक मजबूत नैतिक और कानूनी दबाव बनाता है। अच्छा। अगर स्पीकर बिना किसी ठोस वजह के 3 महीने से ज्यादा देरी करते हैं तो अदालत में उनके फैसले को चुनौती देना आसान हो जाता है। तो कोर्ट एक तरह से स्पीकर को याद दिला रहा है कि उस कुर्सी पर बैठ के वो सिर्फ एक पार्टी के सदस्य नहीं है, बल्कि संविधान के तहत एक निष्पक्ष रेफरी हैं। बिल्कुल, जिन्हें समय पर फैसला सुनाना होता है। ये सब तो सिस्टम को ठीक करने की बात हुई। हमने संवैधानिक शक्तियों पर नियंत्रण की बात की, विधायी अनुशासन की बात की, लेकिन उन लोगों का क्या जो सिस्टम को चलाते हैं? मतलब मंत्रियों की अपनी व्यक्तिगत जवाबदेही। इसी से जुड़ा एक हालिया प्रस्तावित संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 भी हमारे स्रोतों में है। ये राजनीति के अपराधीकरण से निपटने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि एक बहस छेड़ने वाला प्रस्ताव है। क्या है इसमें? इसका मुख्य बिंदु ये है कि अगर किसी केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री को
किसी ऐसे अपराध के मामले में लगातार 30 दिनों से ज्यादा हिरासत में रखा जाता है, अच्छा, जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा या उन्हें हटा दिया जाएगा। अभी के कानून से ये अलग कैसे है? अभी तो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत सजा होने पर ही अयोग्यता होती है ना? बिल्कुल, मौजूदा व्यवस्था दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन पर आधारित है, जैसा कि लिली थॉमस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था। मतलब जब तक सजा ना हो जाए। हाँ, यानी जब तक अदालत किसी को दोषी ठहराकर सजा नहीं सुना देती तब तक वो अयोग्य नहीं होता। लेकिन ये नया बिल गंभीर मामलों में विचाराधीन यानी अंडर ट्रायल्स मंत्रियों को भी अपने दायरे में लाता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी बहस खड़ी करता है। एक तरफ जब तक दोषी साबित ना हो तब तक निर्दोष का सिद्धांत है, और दूसरी तरफ सार्वजनिक पद की पवित्रता का विचार। बिल्कुल। मतलब एक व्यक्ति जिस पर गंभीर आरोप हैं और जो जेल में है, उसे मंत्री पद पर बने रहना चाहिए। यही इस बिल के केंद्र में है। ये प्रस्ताव कहता है कि सार्वजनिक पद की पवित्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका दायरा भी काफी बड़ा है। कैसे? ये संविधान के अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्री, अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्री और अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के मंत्री में संशोधन का प्रस्ताव करता है। अच्छा, तो मतलब ये केंद्र सभी राज्यों और दिल्ली सरकार पर समान रूप से लागू होगा? जी बिल्कुल। तो हमने अपनी चर्चा आपातकाल के उस बड़े झटके से शुरू की जिसने भारत को अपनी लोकतांत्रिक आजादी को बचाने के लिए मजबूत संवैधानिक दीवारें बनाने पर मजबूर किया। और आज 50 साल बाद हम उसकी गूंज हर जगह देख सकते हैं। राज्यपाल के दफ्तर में खींची गई लक्ष्मण रेखा में, स्पीकर की कुर्सी को याद दिलाए गए उसके कर्तव्य में, और मंत्रियों की जवाबदेही तय करने वाले नए कानूनों के प्रस्ताव में। सही है। ये सत्ता को लगातार संतुलित करने की एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर एक पैटर्न साफ उभरता है। हम पारंपरिक मान्यताओं और व्यक्तिगत विवेक पर आधारित शक्तियों से हटकर ज्यादा स्पष्ट लिखित नियमों और न्यायिक निगरानी की ओर बढ़ रहे हैं। हर जगह। हाँ, चाहे वो आपातकाल की शक्ति हो, राज्यपाल का वीटो हो या स्पीकर का फैसला, हर जगह खाली छोड़ी गई जगहों को भरा जा रहा है। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या है इसमें? सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यह है, क्या न्यायपालिका की ये बढ़ती भूमिका हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर रही है क्योंकि ये सत्ता के दुरुपयोग को रोकती है, या फिर इसमें विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी का खतरा भी है? यही संतुलन ही भारतीय लोक